हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूं, डेली रात को 10 बजे क्विज होता है लाइव, और लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं। तो आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे लाइव आ सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं, और कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को हमेशा की तरह बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आपको लाइव चैट में अपने आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया की प्रथा मतलब जो उनके घोड़े वगैरह होते थे, हाथी वगैरह होते थे, उन पर दाग लगाने की प्रथा, और हुलिया सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, तो वो इनमें से किसने प्रारंभ की थी? दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए 5 सेकंड कंप्लीट होती है, टाइम अप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ओके, जो उनके दाग वगैरह, दाग लगाने की पशुओं पर जो प्रथा थी, और हुलिया जो सैनिक होते थे ना, उनका हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्टिंग में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? अब आपको पता है, जो भी अंग्रेज यात्री, खासकर जो स्टार्टिंग में आए थे, और खासकर जो यात्री हैं वो कहीं से भी आए हों, वंश में, किसी भी राजा के वंश में, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस मुगल दरबार आया था। नेक्स्ट है, इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इनमें से बताइए, इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बलबन द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या फिरोज शाह तुगलक द्वारा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना मैंने प्रीवियस ईयर के ही उठा रखे हैं। मैं आपको डेली अब जो क्विज करा रही हूँ उसमें लगभग 12 या 14 क्वेश्चंस तो आपके प्रीवियस ईयर के ही कराती हूँ, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश द्वारा। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और हाँ, अगर पेपर में पूछा जाए खत्म किसके द्वारा की गई थी इनमें से, तो खत्म की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ओके, शुरू की गई थी इल्तुतमिश द्वारा और खत्म की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? अब महाभारत के एक तो आपको सारे पुराने नाम याद रखने हैं, जैसे महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, वो भी आपको याद रखना है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका क्या नाम है? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। टाइम अप होता है। रज्मनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? रज्मनामा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बताइए, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तुर्की में, फारसी में, अरबी में, उर्दू में? तो क्या होगा इसका आंसर? तुर्की। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? इनमें से बताइए। आपको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, किसकी स्थापना किसने की। और हाँ, वीडियो क्विज को डेली अटेंड किया कीजिए, क्योंकि एक तो आपके इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। डेली आपका एक आभूषण, एक वस्त्र, हिंदी के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं, साथ ही इंग्लिश की वो कैब भी कराई जाती है आपको, और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। आप खुद ही देखिए आपका कितना सारा सिलेबस कवर हो रहा है। 20 क्वेश्चन आपके डेली होते हैं। 21वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, और वीडियो खुद 20 मिनट की भी नहीं होती, तो आपका इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाती है। और हिंदी तो आप सबको डेली प्रैक्टिस करते करते वाक्य वगैरह तो लर्न भी हो गए होंगे, तो डेली क्विज को अटेंड किया कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? अब इम्पोर्टेंट है ये, बताइए। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप सन को देखकर ही समझ जाएंगे कि कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। तो क्या होगा इसका आंसर? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1904 में। अब 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ था, और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और 1904 में भी कौन था? लॉर्ड कर्जन ही था। तो उसी के समय में ये अधिनियम पारित हुआ था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? अब बताइए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से उठा रखे हैं, तो बता इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। क्या होगा इसका आंसर? जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? जेम्स मिल।
जितनी भी हिस्टोरिक बुक्स एंड ऑथर्स आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छे से। और हाँ, और इस साल के जो करंट अफेयर्स के बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो भी लर्न करने हैं, लगभग 1 साल तक के। मैंने भी वीडियो डाल रखी है 2020 तक के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनकी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और लिंक ना मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग लीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये तो सभी को पता ही होगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लेकिन ये हुई कब थी स्थापना? तो क्या होगा इसका आंसर? 1875 में। सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो बताइए, किन को कहा गया था? गंगाबाई, रमाबाई, एनी बेसेंट या सिस्टर सुब्बालक्ष्मी? तो क्या होगा इसका आंसर? रमाबाई। रमाबाई महिला जो समाज सुधारक थी उनको पंडित कहा गया था। आपने पढ़ा भी होगा कई बार बुक्स वगैरह में, हिंदी की बुक्स में भी मिल जाता है ये, इनके ऊपर चैप्टर भी है, और हिस्ट्री बुक्स में भी मिल जाता है आपको, पंडिता रमाबाई। ठीक है, रमाबाई के आगे पंडिता लिखा हुआ मिलता है, तो इनको ही पंडित कहा गया था और ये महिला समाज सुधारक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? अब आपको बताना है नील विद्रोह कहाँ हुआ था। नील विद्रोह आपको पता है कितना ज़्यादा फेमस है, इसके ऊपर बुक भी लिखी जा चुकी है कई सारी, और वो भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में। तो क्या होगा इसका आंसर? नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल। ओके, नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। बंगाल जो अभी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, आपको पता है पूर्वी बंगाल का तो बांग्लादेश बन गया। अनंत कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? अब जैसे कि मैंने आपको बोला था डेली आपको एक आभूषण और एक वस्त्र लर्न कराऊंगी, क्योंकि इनके नाम बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर डेली रिवाइज करोगे, डेली आप देखोगे तो वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाने हैं, तो इसलिए एक डेली क्वेश्चन इन चीज़ों का भी होगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बाजू में। अनंत कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है, याद रखिएगा, अनंत बाजू में। नेक्स्ट है, पक्के लाल रंग का ओढ़ना क्या कहलाता है? तो बताइए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था लाल रंग की किनारों वाली ओढ़नी होती है ना, वो तो कहलाती है सोपली। लेकिन जो पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है ना, वो क्या कहलाता है ये बताना आपको। किनारों वाली ओढ़नी क्या? सोपली। और पक्के लाल रंग का ओढ़ना क्या कहलाता है? क्या होगा इसका आंसर? है कंग। ओके, कंग। पक्के लाल रंग का ओढ़ना क्या कहलाता है? कंग कहलाता है। और लाल किनारों वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? सोपली कहलाती है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है लाल लाल देख के। नेक्स्ट है, दोपहर में कौन सा समास है? अब बताइए, दोपहर में कौन सा समास है इनमें से? बताइए, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या द्विगु है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, काफी दिन से आपको समझाती भी आ रही हूं मैं ये। चलिए 5 सेकंड कंप्लीट होती हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? द्विगु समास। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है द्विगु समास कहाँ होता है। जब भी कहीं कोई संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी संख्या आ जाए ना, वहाँ आपको कौन सा समास मिलता है? द्विगु समास मिलता है। अब दोपहर, दोपहर, ओके, दोपहर। अब संख्या आ गई ना, तो संख्या आते ही आप समझ जाना चाहिए आपको कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। आई होप आपको द्विगु समास अच्छे से याद भी हो गया होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो रही होगी, आपकी चीज़ें दिमाग में जा रही होंगी, याद हो रही होंगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कल आपकी फर्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएंगी। नीरू मैम पढ़ाएंगी आपको, आप उनसे एक बार पढ़कर देखिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। आपका रिस्पॉन्स देखना है मुझे अब कैसा रहेगा। जैसे भी आपको जो भी लगे आप कमेंट करिएगा। ओके, कल उनसे ज़रूर पढ़कर देखिएगा, काफ़ी अच्छा कराती हैं वो। तो कल से आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट है। नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है इनमें से? बताइए, क्या होगा इसका आंसर? है दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। ये भी हिंदी का ही क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है ना, उस टाइप से। ओके, तो चलिए अब यहाँ से आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। डेली आपको 4 वोकैब लर्न करनी होती है। तो सिनोनिम ऑफ कार्प, अब बताइए सिनोनिम ऑफ कार्प क्या होगा? टू ट्विस्ट अ मीनिंग अनफेयरली, टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली, टू शार्पन, टू रन फास्ट। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए।
तो चलिए टाइम अप होता है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए कार्प क्या होता है? छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना। ओके, कार्प होता है छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातों पर कमी निकालना। ओके, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, किसी से छोटी छोटी बातों पर कमी निकालना को क्या बोलते हैं? कार्प बोलते हैं। अब देखिए टू फाइंड, ढूंढना। फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है? कमी ही होती है एक तरीके से। अनरीजनेबली, बिना किसी कारण से कमी ढूंढना, तो उसे क्या बोल देते हैं? कार्प। तो कार्प का क्या हो गया? टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली। रीजनेबली क्या होता है? कारण से। अनरीजनेबली क्या होता है? बिना कारण। और फॉल्ट क्या होता है? कमी। टू फाइंड मतलब ढूंढना, तो टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली कार्प का सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं अब। टू ट्विस्ट ए मीनिंग अनफेयरली, अर्थ को पक्षपातपूर्ण मोड़ना। अब देखिए टू ट्विस्ट क्या होता है? मोड़ना। ए मीनिंग मतलब या अर्थ। ओके, मीनिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ही होता है, अर्थ होता है। अनफेयरली मतलब बिना फेयर, मतलब बिना ईमानदारी से ना, बेईमानी से, एक तरीके से पक्षपातपूर्ण। ओके, फेयर क्या होता है? फेयर चेकिंग कहते हैं ना, पेपर की फेयर चेकिंग हुई है। अनफेयर क्या होता है? कि पक्षपात किया गया है। तो ट्विस्टेड, मोड़ना ए मीनिंग किसी अर्थ को अनफेयरली यानी कि पक्षपातपूर्ण से। ओके, तो पक्षतापूर्ण किसी अर्थ को मोड़ना। नेक्स्ट है टू शार्पन। टू शार्पन क्या होता है? अब देखिए टू शार्पन होता है पैना करना। ओके, शार्प आपको पता ही है पैना होता है, तो टू शार्पन क्या हो गया? पैना करना। टू रन फास्ट, तेज दौड़ना। ये रन फास्ट का तो सबको पता ही होगा वैसे भी, तेज दौड़ना। और कार्प का मैं आपको बता चुकी हूँ, टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डेबिलिएटेड। आप बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? बेडेविल, डिल्यूड, स्ट्रेंथन, रिप्रेस। बताइए, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि स्ट्रेंथन। अब देखिए डेबिलिटेट क्या होता है? किसी को कमजोर करना। ओके, कमजोर करना डेबिलिटेट होता है। तो कमजोर करने का उल्टा क्या हो जाएगा? मजबूत करना। और स्ट्रेंथन क्या होता है? मजबूत करना ही होता है। पूछते ना आप इंटरव्यू में भी सुना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मतलब आप क्या, आप में अच्छा ही है क्या। तो डेबिलेट क्या हो गया? कमजोर करना। स्ट्रेंथन क्या हो गया? मजबूत करना किसी की। ओके, तो चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। बिडेविल, बिडेविल होता है असमंजस में होना। असमंजस में होना या तंग करना, उसको बोल देते हैं बिडेविल। अब डेविल का मतलब तो होता ही है ना कुछ खराब सा ही, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है असमंजस में होना या कुछ खराब करना। डेल्यूड, डेल्यूड क्या होता है? बेईमानी करना। ओके, डेल्यूड मतलब बेईमानी करना। रिप्रेस क्या होता है? दबाना। ओके, रिप्रेस हो गया दबाना। आप कंप्रेस से याद रख लीजिए, रिप्रेस को दबाना। ओके, नेक्स्ट है इडियम। राम विल हैव टू मेंड हिज वेज इफ ही वॉन्ट्स टू कीप हिज जॉब। अब आपको मेंड हिज वेज का इडियम बताना है। ऑप्शन ए मॉडिफाई हिज प्लान्स, बी इम्प्रूव हिज वर्क, सी इम्प्रूव हिज हैबिट्स, डी प्लान हिज फ्यूचर। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि इम्प्रूव हिज हैबिट्स। मेंड हिज वेज का क्या हो गया? इम्प्रूव हिज हैबिट्स। अब देखिए राम विल हैव टू क्या होता है? करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ यू हैव टू स्टडी। ओके, यानी कि करनी पड़ेगी। तो राम विल हैव टू, राम को करना पड़ेगा। मेंड हिज वेज यानी कि इम्प्रूव हिज हैबिट्स, यानी कि अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। इम्प्रूव क्या होता है? सुधार करना। हिज हैबिट्स मतलब आदतों में। इफ़ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब, इफ़ ही वांट्स टू, वांट्स क्या होता है? चाहना। तो इफ़ ही वांट्स टू चाहता है क्या? कीप हिज जॉब, जॉब रखना चाहता है अपनी। ओके, तो इसका क्या हो गया? मेंड हिज वेज का इम्प्रूव हिज हैबिट्स, यानी कि आदतों को सुधारना। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। मॉडिफाई हिज प्लान, यानी कि प्लान को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ओके, इम्प्रूव हिज वर्क, यानी कि अपने वर्क में सुधार करना पड़ेगा, काम में सुधार करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मेंड हिज वेज का क्या होगा? इम्प्रूव हिज हैबिट्स, वर्क नहीं हैबिट्स। प्लान हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर का प्लान करना पड़ेगा। तो आई होप सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? नेपोटिज्म, डिप्लोमेसी, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी। अब नेपोटिज्म तो आपको पता भी होगा, आजकल कितना ज़्यादा चर्चित है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हर दिन खबर आई रहती है, और उसमें नेपोटिज्म ये शब्द ज़रूर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो फिलहाल इसका आंसर देना आपको। प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, तो क्या होगा इसका आंसर? रेड टेपिज्म, यानी कि लाल फीताशाही, जिसके अंदर बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हो उसको क्या बोल देते हैं? लाल फीताशाही, यानी कि रेड टेपिज्म। ओके, तो ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज देखते ही समझ जाएगा इसका आंसर क्या होगा? रेड टेपिज्म। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। नेपोटिज्म,
अब नेपोटिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुशांत सिंह राजपूत की आपने यूट्यूब पर कितनी सारी पोस्ट देखी होंगी, उनमें क्या आता है, नेपोटिज्म, बार बार नेपोटिज्म की वजह से ये हुआ वो हुआ। तो नेपोटिज्म होता क्या है, भाई भतीजावाद। ओके, भाई भतीजावाद मतलब जो एक तरीके से एक दूसरे की रिश्तेदारी मतलब केयर करना, ये है वो है, जो चल रहे हैं उनको ही चलने देना, मतलब आप समझ जाइए भाई भतीजावाद। आपको पता भी होगा, इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं इसको क्योंकि अब ये इतना ज़्यादा वैसे ही चर्चा में, सबको पता ही होगा। तो नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होता है, कूटनीति। ओके, डिप्लोमेसी क्या होता है, कूटनीति। पता, कूटनीति सुना होगा हिस्ट्री में, अंग्रेजों ने कूटनीति इस्तेमाल की। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ट्रेड टैपिस में आपको बता चुकी हूँ। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही। ओके, ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आज का प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए है, सिनोनिम ऑफ एब्स्टेमियस। आप बताइए इसका सिनोनिम क्या हो गया। ऑप्शन ए लाइसेंसियस, बी मेजरली, सी स्पैरिंग, डी फास्टिडियस। अब आपको पता है वो क्या, मैं वही पूछती हूँ आपसे जो पहले किसी क्विज में करा चुकी होती हूँ। तो इसका आंसर सभी को नीचे लाइव चैट में, नहीं लाइव चैट में मत दीजिए आंसर, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। ओके, अगर आप कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देते हैं और कोई किसी का गलत भी होता है तो एटलीस्ट मैं उनका रिप्लाई तो कर पाती हूँ ना कि इसका आंसर ये होगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, लेकिन यहाँ तो मैं वो भी नहीं कर पाती अच्छे से। तो यहाँ आप समझेंगे कैसे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा इसको। मैं फिर बोल रही हूँ, किसी को आता हो या नहीं आता हो, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर देना है, चाहे आपको गलत आता हो या सही आता हो। देखिए, अगर सही आता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप रिवीजन कर रहे हो अच्छे से। लेकिन अगर गलत भी आता होगा, आपके दिमाग में जो भी आए वही आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको गलत भी आता हो, सही भी आता हो, जैसे भी आता हो, एटलीस्ट आपको आंसर तो पता चलेगा ना कि इसका सही आंसर क्या है। तो नीचे जैसे भी गलत सही जो भी कमेंट बॉक्स में नीचे सभी को आंसर देना है इसका, पहले ही हार नहीं माननी है। ओके, अगर गलत होता है तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके बताती भी हूँ। तो आज का इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। अब सभी स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी, और अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्कोर ज़रूर टाइप करना है सभी को। ओके, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए, अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कलेक्ट करने पड़ते हैं, हिंदी एक्सेट्रा सब कुछ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। डेली रात को 10 बजे क्विज होता है, डेली रात को लाइव अटेंड किया कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और बेल आइकन में 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जिस पे आपको ऑल पर क्लिक करना है, वरना ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन रोज़ नहीं मिलेंगी। ओके, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स बता के जाएगा कि वीडियो आपको कैसे लगती है। आपके अच्छे कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और हाँ, मैं वो जो अनाउंसमेंट करने वाली थी, हिंदी, आपकी हिंदी की क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। कल आपको एक डेमो क्लास मिलेगी, पहले नीरू मैम पढ़ाएंगी आपको, अच्छा पढ़ाती हैं वो, एक बार कल उनसे पढ़ के देखिए, फिर देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आगे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो कल एक बार क्लास ज़रूर देखिएगा हिंदी की, और जैसी भी आपको क्लास लगे, जो भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनको, ठीक है। तो क्लास आई होप अच्छी ही होंगी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया होगा, क्योंकि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, क्वालिफिकेशन भी अच्छी है उनकी, तो आप उनसे पढ़ के देखिएगा। ओके, तो कल आपकी हिंदी की क्लास है, कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा कि आपको वो क्लास कैसी लगी। और हाँ, थ्योरी की क्लास है कल, उसके बाद आप एक बार वो थ्योरी करने के बाद आपका फिर मैं स्पेशल क्विज लूँगी उसी टॉपिक से रिलेटेड। जो थ्योरी आपकी हिंदी की होगी ना, उसी टॉपिक का फिर आपका मैं क्विज लूँगी 50 क्वेश्चंस का, ताकि आपकी वो बिल्कुल पक्के से हो जाए, थ्योरी बिल्कुल आपको लर्न हो जाए। क्योंकि मुझे पता है सिर्फ थ्योरी पढ़ने से याद नहीं होती है, जब तक आपकी कुछ दिन तक प्रैक्टिस ना हो जाए। इसलिए मैं क्विज में डेली के डेली आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ हिंदी की, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है उनको वाक्य वगैरह, संधि वगैरह काफ़ी चीज़ें अच्छे से याद हो भी गई होंगी। तो वो चीज़ें मैं आपकी फिर अच्छे से स्पेशल क्विज लूँगी, टेस्ट लूँगी, देखती हूँ किस किस ने कितना किया है। तो कल नीरू मैम आपके लिए क्लास लेके आएंगी हिंदी की, आप सभी का रिस्पॉन्स देखना है मुझे कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे क्लासेस स्टार्ट करते हैं, कल आपको डेमो क्लास मिलेगी। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट। और हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो देख लीजिएगा। मैंने एनिमल हस्बेंड्री के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हरियाणा जीके के भी जो पुराने साल के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं ना, उन पर भी वीडियो बनाई है। ओके, तो प्ले लिस्ट में जाके एनिमल हस्बेंड्री की सारी वीडियोज़ और हरियाणा जीके की वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा। मैंने पशुओं की नस्लों की ट्रिक पर वीडियो बनाई है, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है एचएससी के लिए एनिमल हस्बेंड्री, और पशुओं की नस्ल ट्रिक के साथ याद कराई है। तो वो
एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा जी के देखना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।